देखो, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी एक टाइप ऑफ स्टडी है जिसकी फर्दर सब टाइप्स हैं। जैसे केस सीरीज हो गया, क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो गई, केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी और ट्विन कोऑर्डिनेट स्टडी, एडॉप्टेशन एडॉप्शन स्टडी और इकोलॉजिकल स्टडी। ये वैसे हम पढ़ेंगे नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि ये भी उसकी सब टाइप्स में आ रही है। अब मेनली ये देखो, ये है हमारे पास स्टडी डिजाइन। दो तरह की स्टडीज होती है। एक है एनालिटिकल एनालिटिक स्टडी, दूसरी है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है वो अपने नाम से ही बता रही है, उसमें क्या है, क्वालिटेटिव है और दूसरा सर्वे करते हैं आप। सर्वे में क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो एनालिटिक है उसमें क्या होता है, उसमें दो तरह की स्टडीज आती हैं, इंटरवेंशनल होती है और दूसरी ऑब्जर्वेशनल होती है। जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है उसमें मेनली क्या आता है, कोहार्ट, क्रॉस सेक्शनल स्टडी जिसे आप क्या कह रहे हैं, एनालिटिक स्टडी। और तीसरी है हमारे पास केस कंट्रोल स्टडी। और दूसरी टाइप कौन सी है हमारे पास, इंटरवेंशनल। इंटरवेंशनल में क्या आता है, रेंडमाइज आता है और क्वासी रेंडमाइज, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और अनकंट्रोल्ड फेज 3 में। मेनली इसमें हम रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स पढ़ते हैं और इधर से हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी सारी करेंगे, जिसमें कोहार्ट स्टडी आता है, क्रॉस सेक्शनल आती है और केस कंट्रोल आती है। अब देखो, ये है हमारे पास कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी कौन सी स्टडी है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, जिसमें दो ग्रुप आप देखते हैं अननोन आउटकम के साथ कि उसका आउटकम क्या होगा, मतलब व्हाट विल हैपन। आपने ना तीन चीजें देखनी है, एक आप अभी प्रेजेंट में ठहरे हो, पीछे फ्यूचर में जाके देखना है, या फिर सॉरी पीछे गए, पीछे आपने पास्ट में जाके देखना है या आगे फ्यूचर में जाके देखना है कि हो क्या रहा है। इन तीनों स्टडीज में हमने ये चीज डिस्कस करनी है। अब जो हमारी कोहार्ट स्टडी है ना, ये है फ्यूचर के मुताबिक कि फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। पेशेंट आया आपके पास या कोई केस आया आपके पास प्रेजेंट में, ठीक है। अब आपने उसे ऑब्जर्व करना है कि फ्यूचर में इसके साथ क्या हो रहा है। अब फर्ज करो एक ग्रुप है आपके पास सिगरेट स्मोकिंग का, ठीक है। एक ग्रुप है वो सिगरेट स्मोकिंग नहीं करता। अब आपने उन्हें ऑब्जर्व करना है कि इन फ्यूचर जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उन्हें लंग कैंसर हुआ और उनमें से कितनों को लंग कैंसर हुआ। और एक वो ग्रुप जो कि सिगरेट स्मोकिंग नहीं करता, उसमें से कितनों को लंग कैंसर हुआ, आया हुआ भी कि नहीं हुआ। तो ये क्या है, व्हाट विल हैपन इन कोहार्ट स्टडी, ठीक है। अच्छा, इसे मेजर कैसे करते हैं आप, रिलेटिव रिस्क से मेजर करते हैं। अब ये है क्या, रिलेटिव रिस्क क्या है, ये रेशियो है, रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिजीज अकरिंग इन एक्सपोज्ड ग्रुप। एक एक्सपोज ग्रुप है जिसमें मतलब रिस्क फैक्टर था हमारे पास कि वो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, इसका क्या मतलब है कि वो एक्सपोज ग्रुप था, ठीक है। अब उसके अंदर कितना डिजीज डेवलप हुई है, आया कि हुई है कि नहीं हुई, ठीक है, वो देखेंगे। टू उन लोगों का जो कि नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप है कि उसमें भी डिजीज डेवलप। अब ऐसा तो नहीं है ना कि लंग कैंसर सिर्फ उन लोगों में होता है जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, बाकी लोग भी ऐसे हैं जिनमें लंग कैंसर होता है, वो नॉन स्मोकर होते हैं, ठीक है। बस इनका जो रेशियो आपने देखना है वो क्या है, रिलेटिव रिस्क है। ये देखो, 9 में आप ठहरे हैं, पेशेंट आपके पास या ग्रुप जो है अभी आपके पास आया 9 वाले टाइम पे। उसके बाद आपने इन फ्यूचर जाके देखना है कि इनमें क्या हुआ, कोई डिजीज डेवलप हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है सनलाइट की दी हुई है कि सनलाइट का एक्सपोजर है तो इन फ्यूचर इन लोगों को स्किन कैंसर होता है कि नहीं होता, ठीक है। लेकिन मेनली अभी आप ठहरे कहाँ हो, 9 में ठहरे हो इन कोहार्ट स्टडी। अगली है आपके पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है कि प्रेजेंट में ही आपके पास डिजीज पर्सन आया हुआ है, ठीक है। और देखते हो आपके इस वक्त क्या इसे एक्सपोजर है कि नहीं है। अगर तो उसे एक्सपोजर है, ठीक है, फिर आपने क्या देखना है, उसकी स्टडी कौन सी करनी है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसमें क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, अभी क्या हो रहा है, नाउ, अभी का टाइम। अभी वाला टाइम कौन सा है आपका, क्रॉस सेक्शनल स्टडी का है। अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी दैट एनालिसिस डेटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन एट वन पॉइंट इन अ टाइम, ठीक है। इसे आप क्या कह रहे हो, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। देख क्या रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, मैयर द डिजीज प्रेवलेंस। अब मुझे बताओ प्रेवलेंस क्या होता है।
न्यू प्लस ओल्ड केसेस। हाँ, वेरी गुड। दोनों केसेस, ओल्ड भी और न्यू भी, दोनों देखेंगे तो वो क्या है, हमारे पास प्रेवलेंस है। आगे हमारी केस कंट्रोल स्टडी। देखो, 9 में आपके पास पेशेंट आया, लेकिन आपने पास्ट में देखा कि उसे कोई एक्सपोजर था कि नहीं था। यहाँ पे उन्होंने वही सन रेज एक्सपोजर वाली जो है एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अभी पेशेंट आपके पास डिजीज फॉर्म में आया है, ये रेड वाला जो है ना, ये डिजीज फॉर्म है, जो ग्रीन वाला है ये नॉन डिजीज फॉर्म है, ठीक है। अब आप इन दोनों ग्रुप्स में देखते हो कि पास्ट में आया कि इन्हें एक्सपोजर था कि नहीं था। तो फिर यहाँ पे उन्होंने शो कराया हुआ है, जो रेड वाले हैं उन्हें पास्ट में सनलाइट का एक्सपोजर था, ठीक है। ये क्या है, रिट्रोसेप्टिव स्टडी है, पीछे की तरफ जाना है, पास्ट में देखना है कि था या नहीं। तो वहां पे आप क्या देखते हो कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, कि अब ये पेशेंट आपके पास डिजीज फॉर्म में आया। Type of retrospective study in which two groups with different known outcome are compared based on supposed causal factor causal factor, ठीक है। इसमें क्या है, कंपेयर सब्जेक्ट हु हैव अ डिजीज विद सब्जेक्ट हु डू नॉट हैव अ डिजीज। तो दोनों है ना आपके पास, देखो केस भी है कंट्रोल भी है। व्हाट हैपेंड, तो इसे कैसे मेजर करेंगे, केस कंट्रोल को आपने हमेशा ऑड रेशियो से मेजर करना है। अब ऑड रेशियो क्या है, odd ratio of getting a disease after an exposure divided by odd ratio of getting a disease without that exposure। मतलब ऊपर आपने वो केसेस रखने हैं जिन्हें एक्सपोजर है और डिजीज लोग हैं, नीचे आपने वो लोग रखने हैं जो हैं तो डिजीज, लेकिन उन्हें पास्ट में कोई एक्सपोजर नहीं था। तो इस तरह की जो रेशो होगी वो क्या है, ऑड रेशो है। हाँ जी बच्चों, तीनों स्टडी समझ आ गई। क्रॉस सेक्शनल का मैम दोबारा बताएं। देखो, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आपके पास पेशेंट आया, अभी आया, मतलब अभी फर्स्ट करो मैं पेशेंट हूँ, मैं आपके पास आई, मैंने कहा भाई मुझे ना अपना खुदा ना खासा कैंसर हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे कि अच्छा इसे कैंसर तो चल रहा है, लेकिन इस वक्त इसका कोई एक्सपोजर तो नहीं है। हो सकता है कि ये किसी एक्सरे डिपार्टमेंट में काम कर रही है जिसकी वजह से इसे वो है कैंसर हुआ है, स्किन कैंसर हुआ है, ठीक है। तो आप मुझसे हिस्ट्री लोगे कि भाई आप कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो, या फिर कोई वो एक्सरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, या आपका रेडियोलॉजी का कोई इस तरह का एक्सपोजर है, मतलब अभी में, एट दिस टाइम इन प्रेजेंट, आप जो एक्सपोजर देख रहे हो और जो डिजीज स्टडी कर रहे हो वो है आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। व्हाट इज हैपनिंग, देखो यहाँ पे सिर्फ 9 दिखाया हुआ है, ना तो आपको पास्ट का कुछ दिखाया हुआ है, ना आपको फ्यूचर का कुछ दिखाया हुआ है। 9 अभी इस वक्त क्या हो रहा है, वो है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी। बस आप लोग सिर्फ उर्दू में ही याद रख लो ना कि फ्यूचर वाली स्टडी कौन सी है, पास्ट वाली स्टडी कौन सी है और 9 वाली कौन सी है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि आपको भूले, 9 वाली कौन सी है। मैम कोहार्ट वाला दोबारा बताते हैं थोड़ा, कोहार्ट वाला। ठीक है, देखो कोहार्ट में क्या देखना है, आपने फ्यूचर देखना है, कोहार्ट को फ्यूचर से रिलेट करना है कि इन फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। अभी आपके पास जो पेशेंट जो आए हैं ना ग्रुप दोनों, ठीक है, उन दोनों को देखना है कि उसमें एक्सपोजर हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। एक ग्रुप होगा आपके पास एक्सपोज्ड वाला, एक ग्रुप होगा आपके पास नॉन एक्सपोज्ड वाला। फिर आपने इन दोनों को ऑब्जर्व करते रहना है, इन फ्यूचर आया कि जिन्हें एक्सपोजर हुआ है उन्हें डिजीज होती है कि नहीं होती, और जो नॉन एक्सपोजर है तो उनमें भी क्या डिजीज डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। मतलब ये फ्यूचर की स्टडी है, कोहार्ट स्टडी। अ टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टिव स्टडी, प्रोस्पेक्टिव मतलब इन फ्यूचर आपने देखना है, in which two group of the subject with unknown outcome are compared on the base of supposed causal factor। मतलब हमें काज का पता होगा, हमने सपोज किया हुआ है। अब जैसे प्रेग्नेंट वोमेन आपके पास आती है, ठीक है, कुछ ऐसी वोमेन है जो कि सिगरेट स्मोकिंग करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो हुक्का इनटेक कर रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो कुछ भी नहीं ले रही। फिर आप देखोगे कि जब इनका बच्चा पैदा होगा तो क्या उनमें फलां डिजीज होगी। फर्स्ट करो प्री मेच्योरिटी होती है, तो आपने इंतजार करना है आप, ठीक है, कि जब इनका बच्चा पैदा होगा तो देखेंगे क्या वो प्रीमेच्योर पैदा हुआ है, क्या वो टर्म पे पैदा हुआ है, क्या उसमें कोई डिजीज के चांसेस हैं कि नहीं है। हालांकि आपको पता है कि इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये औरतें जो है सिगरेट स्मोकिंग कर रही थी, ये वो हुक्का स्मोकिंग कर रही थी, और ये वाली जो है वो नॉन एक्सपोज थी। समझ आई। फ्यूचर की स्टडी कौन सी है, कोहार्ट स्टडी है। इसमें क्या चीज आपने देखनी है, रिलेटिव रिस्क देखना है
व्हाट विल हैपन, क्वेश्चन आपने याद रखना है कोहॉर्ट स्टडी में कि व्हाट विल हैपन। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है, प्रेजेंट की स्टडी है, नो व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। इसमें कोई इस तरह की स्टडी नहीं है, कोई ऐसी रेशो नहीं है जो आप निकालें। नेक्स्ट है केस कंट्रोल स्टडी, ये कौन सी है, ये पास्ट की स्टडी है, और इसमें आपने देखना है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, और इसमें हमेशा किसके साथ आपने रिलेट करना है, इसे ऑड रेशो के साथ रिलेट करना है। ये आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट की स्टडी कौन सी है, क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल, पास्ट की स्टडी कौन सी है, केस कंट्रोल, केस कंट्रोल, गुड, और जो फ्यूचर की है वो कौन सी है, कोहॉर्ट, कोहार्ट, ठीक है। ऑड रेशो किसके साथ है, केस वो कंट्रोल, केस कंट्रोल, केस कंट्रोल, ठीक है, और रिलेटिव रिस्क किसके साथ है, कोहॉर्ट, कोहॉर्ट के साथ। बस ये चीजें कोहार्ट, पता होने चाहिए आपको। अब देखो ये आसान होगा आपके लिए। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्क फैक्टर आर असेस्ड इन द प्रेजेंट, मतलब अभी जो जो हो रहा है तो आपने अभी सारा कुछ देखना है, वो है आपका क्रॉस सेक्शनल, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिजीज की प्रेवलेंस आपको मिलेगी, मतलब ओल्ड केसेस भी और न्यू केसेस भी, कैन शो रिस्क फैक्टर एसोसिएशन विद डिजीज। और उसके बाद क्या है हमारे पास, केस कंट्रोल, केस कंट्रोल का क्या था, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिट्रोसेप्टिव कंपेयर एज अ ग्रुप ऑफ द पीपल विद डिजीज टू अ ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट डिजीज, तो इसे आपने कैसे शो कराया है, ऑड रेशियो से देखना है, ठीक है। कंट्रोल द केस इन और ओ आर से, ठीक है, इस तरह आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कोहॉर्ट स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी में क्या था, कंपेयर अ ग्रुप विद अ गिवन एक्सपोजर और रिस्क फैक्टर टू अ ग्रुप विदाउट सच एक्सपोजर। एक वो ग्रुप है जिसे एक्सपोजर है, एक वो है जिसमें एक्सपोजर नहीं है। अच्छा, हमने जो कोहॉर्ट पढ़ा ना, वो कौन सा पढ़ा, प्रोस्पेक्टिव पढ़ा कि रिट्रोसेप्टिव पढ़ा है, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव। लेकिन याद रखना जो कोहॉर्ट स्टडी होती है ना, वो दो वे में भी चलती है, मतलब ये प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है या रिट्रोसेप्टिव भी हो सकती है, बट रिस्क फैक्टर हैव टू बी प्रेजेंट, रिस्क फैक्टर उसे होना चाहिए, चाहे आप कोहॉर्ट स्टडी में प्रोस्पेक्टिव स्टडी कर रहे हो, चाहे आप रिट्रोसेप्टिव स्टडी कर रहे हो। बस ये एक्सेप्शनल केस है, इसे याद रखना, कोहॉर्ट में दोनों केसेस हो सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव भी और रिट्रोसेप्टिव भी। यहाँ पे देखो, यहाँ भी आपको अच्छा शुक्र आया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में देखो, प्रेजेंट में बंदा आया, साथ में उसका रिस्क फैक्टर है या नहीं है, ये आपने देखना है कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, ये है आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। दूसरी क्या है, केस कंट्रोल, केस कंट्रोल में देखो ये ग्रीन वाला है, प्रेजेंट को शो करा रहा, प्रेजेंट में एक आपके पास डिजीज केस आया है और एक कंट्रोल विदाउट डिजीज आया है, ठीक है। अब आपने उनसे हिस्ट्री लेनी है, भाई पास्ट में आपका रिस्क फैक्टर क्या था, आया आप स्मोकिंग करते थे या नहीं करते थे, ये देखो ये पास्ट शो कराया हुआ है, ठीक है, ये है केस कंट्रोल। उसके बाद है आपका रिट्रोसेप्टिव स्टडी, रिट्रोसेप्टिव स्टडी में क्या देखना है कि पास्ट में उसे रिस्क फैक्टर का एक्सपोजर था या नहीं था, ठीक है, अगर था तो उसे फिर आपने डिजीज और नॉन डिजीज में कंपेयर करना है। आखिरी जो है प्रोस्पेक्टिव स्टडी, वो क्या है हमारे पास फ्यूचर की है, ठीक है, इसमें अभी इस वक्त उसे रिस्क फैक्टर है या नहीं है ये देखना है, और इन फ्यूचर उनका डिजीज का इंसिडेंस क्या होता है कि न्यू केसेस कौन से हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर आपने सिर्फ इंसिडेंस मालूम करना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपकी क्या हो गई, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी हो गई। ऑड रेशियो किसके साथ था बच्चों, केस कंट्रोल, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, केस कंट्रोल टिपिकली यूज्ड इन केस कंट्रोल स्टडी, चलो ये आंसर आपको आ गया। आगे क्या है, रिप्रेजेंट द ऑड ऑफ एक्सपोजर अमंग केसेस वीएस ऑड ऑफ एक्सपोजर अमंग कंट्रोल। अब ऊपर जो है आपने क्या लिखना है, केसेस लिखने हैं, नीचे कौन से होंगे, आपके कंट्रोल ग्रुप होगा, ठीक है। अगर तो ऑड रेशियो इज इक्वल टू 1 आती है, इसका मतलब ऑड ऑफ एक्सपोजर इक्वल टू ऑड ऑफ केसेस है, ठीक है, मतलब केस और कंट्रोल इक्वल इक्वल है ऑड रेशो में, अगर इज इक्वल टू 1 आती है। लेकिन अगर ऑड रेशो ग्रेटर देन 1 आती है, इसका क्या मतलब है कि ऑड ऑफ एक्सपोजर जो है वो ज्यादा है देन द केसेस, और अगर लेस देन 1 आती है तो इसका क्या मतलब है कि ऑड ऑफ एक्सपोजर आर ग्रेटर इन कंट्रोल। ये इसका है फार्मूला, ऑड रेशियो इज इक्वल टू ए ओवर सी ओवर बी ओवर डी, लेकिन इसे मल्टीप्लाई में अगर लिखो तो ए डी ओवर बी सी बनेगा ऑड रेशियो। ऑड रेशियो क्या होती है, अच्छा, वो जो हम लोग कॉलम्स बनाते थे फोर्थ ईयर में, उसका ये वही वाला है, ऑड्स रेशियो। हाँ ये वही वाला है,
ऑड रेशो की भी कॉलम बनाएंगे और रिलेटिव रिस्क की भी कॉलम बनाएंगे। ये वही कॉलम है, ऊपर एक्सपोज लिखते थे, नीचे नॉन एक्सपोज लिखते थे, फिर A इंटू B वाला। ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैम पेपर में आते हैं ये वाले क्वेश्चन? हाँ, हमारा गायनी के पेपर में लास्ट टाइम ऑड रेशो आया हुआ था। ये और बात है कि कैलकुलेट हमने नहीं किया था, बस आंसर को ही रट्टाफाई किया हुआ था। ये देखो एक्सपोज है। मैम वो तो काफी आसान था वैसे, वो वाला ये एक एमसीक्यू थोड़ा सा बायोस्टैट्स आया और इजी लगा था। हाँ, देखो यहाँ पे क्या है, एक्सपोज है और अनएक्सपोज्ड है। ठीक है, एक्सपोज में देखो आपने डिजीजेस लिखनी है, मतलब जो केस आपके पास आ रहे हैं, और दूसरा नॉन डिजीज लिखने हैं। ठीक है, ऑड दैट अ केस वाज एक्सपोज्ड। ठीक है, एक्सपोज जो थे वो आपने लिखने हैं, ओवर आर टू अ कंट्रोल वाज एक्सपोज्ड, जिसमें कंट्रोल एक्सपोज था और जिसमें केस एक्सपोज था। क्या है, A ओवर C ओवर B ओवर D। अगर इसे मल्टीप्लाई में लिखो तो क्या होगा, AD ओवर BC। ये है आपका ऑड रेशो का एक्चुअल फार्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क क्या होता है, इसे आप किस में याद यूज करते हैं रिलेटिव रिस्क को? कोहार्ट में। कोहॉर्ट। कोहार्ट प्रोस्पेक्टिव होती है, रिट्रोस्पेक्टिव होती है, या बोथ होते हैं? बोथ बोथ होती है। ठीक है, अब इसमें देखो, रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिजीज इन एक्सपोज्ड ग्रुप डिवाइडेड बाय रिस्क इन अनएक्सपोज्ड ग्रुप। तो रिलेटिव रिस्क अगर तो 1 है तो इसका मतलब कोई एसोसिएशन नहीं है एक्सपोजर और डिजीज के दरमियान। लेकिन अगर रिलेटिव रिस्क इज ग्रेटर देन 1 है तो उसका क्या मतलब है, एक्सपोजर एसोसिएट करता है विद द इंक्रीज डिजीज अक्रेंस, मतलब जितना एक्सपोजर होगी उतना ज्यादा डिजीज होगी। ठीक है, अगर रिलेटिव रिस्क लेस देन 1 है तो उसका क्या मतलब है, एक्सपोज्ड एसोसिएटेड विद डिक्रीज डिजीज अक्रेंस। अब इसका फार्मूला क्या है रिलेटिव रिस्क का, A ओवर A प्लस B, C ओवर C प्लस D। ये वैसे कैलकुलेट करने के लिए आता नहीं है रिलेटिव रिस्क, अभी तक जो आया है वो इसका ही आया है, ऑड रेशो का। मोर्टेलिटी क्या होती है, डेथ। नंबर ऑफ डेथ। अब मोर्टेलिटी रेट क्या है, नंबर ऑफ डेथ इन आर जनरल are due to specific cause within a population over a defined period of time। उसे क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। जैसे डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर, ये क्या है हमारे पास, मोर्टेलिटी रेट है। उसके बाद है कैप्लान मैरी कर्व। कैप्लान मैरी कर्व बच्चों क्या शो करा रहा है, पढ़े कभी कैप्लान मैरी कर्व क्या शो कराता है? नहीं। सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट। अगर एक ही लफ्ज में याद रखना है ना तो बस इतना याद रखो कि सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट को शो कराता है आपका कैप्लान मैरी कर्व। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी y एक्सिस vs लेंथ ऑफ द टाइम। मतलब टाइम को आपने x एक्सिस पे रखना है, जबकि y एक्सिस पे क्या रखेंगे कि जो इवेंट हो रहा है। ठीक है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैप्लान मैरी कर्व है। यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग टाइम टू इवेंट डेटा, मतलब किस टाइम पे कौन सा इवेंट हुआ है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैप्लान मैरी कर्व को यूज करते हो। Outcome examined may include any event but frequently include mortality। तो इसमें सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 माइनस इवेंट प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये ना बहुत मुश्किल करके यहाँ पे दिया हुआ है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट को शो कराती है आपका कैप्लान मैरी कर्व। जो आगे देखो, इवेलुएशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो टेस्ट है ना हमारे पास दो तरह के हम कराते हैं, एक उनमें मतलब दो चीजें चेक कर रहे होते हैं, एक में सेंसिटिविटी होती है, एक में स्पेसिफिसिटी होती है। सेंसिटिव बंदा कब होता है, जब बीमार हुआ हुआ होता है, बीमार होता है, चिड़चिड़ा होता है, सेंसिटिव होता है। तो इसका मतलब सेंसिटिविटी क्या शो कराती है, डिजीज को शो कराती है कि डिजीज हुई भी है, तो वो क्या है, सेंसिटिविटी है। अगर स्पेसिफिसिटी की बात करें तो उसका क्या मतलब है, मतलब कि पेशेंट जो है वो विदाउट डिजीज है, आपने रूल आउट कर दिया डिजीज को कि
इस पेशेंट के अंदर जो है वो डिजीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, इवेलुएशन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट में देखो, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी आर फिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ टेस्ट। कोई भी टेस्ट आप कराओ, या तो उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए या स्पेसिफिसिटी अच्छी होनी चाहिए। आगे, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू एंड negative predictive value vary depending on the disease prevalence in the population being tested। मतलब किसी भी टेस्ट की पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू डिपेंड कर रही होती है कि उस पॉपुलेशन के अंदर डिजीज की प्रेवलेंस कितनी है। प्रेवलेंस मतलब ओल्ड प्लस न्यू दोनों केसेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेस्ट की एफिशिएंसी अगर आपने देखनी है तो कैसे पता चलेगा? ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव divided by true positive plus false negative plus false positive plus ट्रू नेगेटिव। ये सारा इसका जो रेशो है वो क्या बताएगी? टेस्ट की एफिकेसी बताएगी कि कितना इफेक्टिव है, एफिशिएंसी बता रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मैंने आपको कहा कि जो डिजीज पर्सन होता है वो सेंसिटिव होता है, तो उससे याद रखो कि ट्रू पॉजिटिव रेट जो होगा या ट्रूली डिजीज्ड पर्सन जो होगा उसे क्या चीज शो कराती है? सेंसिटिविटी शो कराती है। इसे याद कैसे रखना है? इसे याद रखना है आपने सनाउट से, SNOUT, सनाउट। सनाउट SN से सेंसिटिव टेस्ट और आउट मतलब रूल आउट करती है डिजीज को। प्रोपोर्शन ऑफ ऑल पीपल विद डिजीज who test positive our ability of the test correctly identify the disease। मतलब टेस्ट की वो एबिलिटी जिसकी वजह से हमें पता चले कि वाकई अगर ये बंदा कह रहा है मैं बीमार हूं और हमने टेस्ट किया और वो टेस्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब वो उस टेस्ट की क्या है? सेंसिटिविटी है। उसने डिटेक्ट कर लिया कि वाकई इस बंदे के अंदर डिजीज है। वैल्यू अप्रोचिंग 100% इज डिजायरेबल फॉर रूलिंग आउट डिजीज एंड इंडिकेट अ लो फॉल्स नेगेटिव रेट। मतलब जब आप ये टेस्ट करते हो तो आपको पता होता है कि वाकई ये बंदा डिजीज है और इसमें ये जो टेस्ट फॉल्स नेगेटिव होने का चांस होता है वो कम होता है, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है आपने? सनाउट से। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या बताती है? कि ये बंदा विदाउट डिजीज है, इसे अब डिजीज नहीं है। प्रोपोर्शन ऑफ ऑल पीपल विदाउट डिजीज who test negative our ability of the test to correctly identify those without disease, ठीक है। और इसमें ये क्या करती है? रूल इन करती है। ये देखो, डिजायरेबल फॉर रूलिंग इन द डिजीज। इसी वजह से हमने इसे कैसे याद किया? स्पिन से। SP से क्या होगा? स्पेसिफिसिटी इन मतलब रूल इन करती है ये डिजीज को। एंड इंडिकेट लो फॉल्स पॉजिटिव रेट मतलब इसमें बहुत कम चांस होगा कि फॉल्सली कोई टेस्ट आपका पॉजिटिव आए। नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हु हैज पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट एक्चुअली द डिजीज। मतलब पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का ये मतलब है कि फर्ज करो मैं डिजीज पर्सन हूँ, मेरा टेस्ट करते हैं, टेस्ट भी वाकई पॉजिटिव आता है, तो वो टेस्ट क्या होगा? पॉजिटिव प्रिडिक्टिव होगा। मतलब वाकई मुझ में डिजीज है और उसने प्रिडिक्ट किया। ये क्या है? आपकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। नेक्स्ट है नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। वो क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विद अ नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट एक्चुअली डज नॉट हैव डिजीज। मतलब मैं कहती हूँ मेरे अंदर डिजीज नहीं है, लेकिन आप कहते हो नहीं फिर भी हमने स्क्रीनिंग करनी है। फर्स्ट करो हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग की और वो नेगेटिव टेस्ट आया, इसका क्या मतलब है? ये उस टेस्ट की क्या है? नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। वाकई मुझ में डिजीज नहीं है और टेस्ट भी नेगेटिव है। ये इनके फार्मूला दिए हुए हैं। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। मतलब इसमें सारे पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएंगे, ट्रू पॉजिटिव भी फॉल्स पॉजिटिव भी। जो नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू उसमें क्या है? नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू नेगेटिव ओवर ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। आगे है हमारे पास रिलायबिलिटी या फिर प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। अच्छा, बचपन में एक वो होता था डॉलिंस का आता था ना, डॉलिंस लिया तो बात बनी क्योंकि डॉलिंस रिलायबल है। तो क्या मतलब है उस रिलायबल का? मैम अगर रिपीटेड एक वही रिजल्ट उसका एक ही वो आउटकम आ रहा होता है तो फिर उसमें वो रिलायबिलिटी से रिलेट करते हैं। हाँ, मतलब जितनी बार भी आप यूज करो, जितनी बार भी आप एक टेस्ट करोगे और उसका सेम ही रिजल्ट है तो वो क्या है? रिलायबल है, मतलब एतबार के काबिल है, ठीक है। द कंसिस्टेंसी
and reproducibility of the test, the absence of random variation in a test, मतलब कि उसमें तब्दीली नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि आपने डॉलेंस को यूज किया, फ्रिज को यूज किया, एक दफा उसकी ठंड बहुत ज्यादा हो गई और बर्फ बनने लग गई और एक दफा उसने मतलब कूलिंग की ही नहीं। ऐसा नहीं है, हर दफा सेम ही कूलिंग होगी। तो इसका भी यही मतलब है कि हर दफा सेम ही रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके टेस्ट में वेरिएशन हो। तो ये क्या है, रिलायबिलिटी है या प्रिसीजन है। अब जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी क्या होती है, किसी भी टेस्ट की एक्यूरेसी क्या होती है? मतलब मैम कितना वो क्लोज है अपने रिजल्ट से, कितने यस, एक्यूरेट है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कितना क्लोज है उसे आप क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। अब जैसे फर्ज करो मैंने अपनी एचबी कराई, मैंने चुगताई लैब से कराई, आगा खान से कराई, एक दो और लोकल लैब से करा ली। अगर तो मेरा एचबी जितना मैंने प्रीडिक्ट किया कि क्लिनिकली मैं एनीमिक हूँ, फर्ज करो मेरा 5.5 है, ठीक है, आगा खान से भी वही रिजल्ट आता है और चुगताई से भी वही आता है, तो ये क्या होगा, ये एक्यूरेट होगा कि ठीक है, मतलब बार बार टेस्ट करे जा रहे हैं, हमें पता है कि एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है और हमने भी क्लिनिकली इतना ही असेस किया था कि 5.5 एचबी है। अगर मैं मुझे क्लिनिकली लग रहा है कि मैं एनीमिक नहीं हूँ और मेरा रिजल्ट आ गया फर्ज करो 5 पे या 4 पे, तो इसका क्या मतलब है कि वो रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इंसिडेंस vs प्रेवलेंस। तो इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंस कहीं पे भी कोई इंसिडेंस हो गया, अब हम यहाँ पे बैठे हैं और सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं कि फलां जगह पे जो है बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये क्या है, इंसिडेंस है। ये तो नहीं है कि हर वक्त होता रहता था और अब हो गया, नहीं, अभी हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, ये वहां का इंसिडेंस हुआ है। ठीक है, इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस। जो प्रेवलेंस है, प्रेवलेंस में क्या होता है, न्यू केसेस भी आएंगे और ओल्ड केसेस भी आएंगे। अब देखो इंसिडेंस में क्या लिखा हुआ है, number of new cases over number of people at risk per unit time, ये है आपका इंसिडेंस। ठीक है, लुक एट न्यू केसेस इंसिडेंस में। और जो प्रेवलेंस होगा उसमें क्या है, एग्जिस्टिंग केसेस होंगे ओवर टोटल पॉपुलेशन, पीपल इन अ पॉपुलेशन। प्रेवलेंस मतलब ऑल करंट केसेस, न्यू भी ओल्ड भी, ये है हमारा प्रेवलेंस। अच्छा बच्चों, 22 क्या होता है? जो किसी को फेवर दे। 22 उर्दू में क्या कहते हैं, 22 को क्या होगा, मतलब फेवर, कोई खास वो नहीं है वर्ड जो इसे मतलब डिस्क्राइब कर सके 22 को। गलती को कहते हैं ना, 22 गलती। ठीक है, अच्छा देखो हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ बाइस हैं, ये हम पूरी पूरी नहीं करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए। एक सिलेक्शन बाइस है, रिकॉल बाइस है, अमेंडमेंट बाइस है, प्रोसीजर बाइस है, ऑब्जर्वर एक्सपेक्टेंसी बाइस है, लेट टाइम बाइस है और लेंथ टाइम बाइस है। ठीक है, मतलब गलती। ठीक है, कोई भी स्टडी है जिसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे गलती हो जाती है, वो उस स्टडी की क्या है, बाइस है। जैसे सिलेक्शन बाइस, फर्ज करो कि हमने सिलेक्ट किए कुछ ऐसे पेशेंट और कुछ ऐसे लोग जहां पे फिर हमें लॉन्ग टाइम डेटा वहां से नहीं मिल पाता। ठीक है, नॉन रैंडम सैंपलिंग हमने की है और ट्रीटमेंट एलोकेशन भी की है एक सब्जेक्ट पे, लेकिन हम फिर उसे प्रॉपर फॉलो अप नहीं कर पाते, हम उसकी सैंपलिंग नहीं कर पाते। तो ये क्या है, हमारी सिलेक्शन बाइस है, गलती हो गई है हमसे कि हमने ठीक पीपल चूज नहीं किए, उन तक हमारी एक्सेस नहीं हुई। आगे है हमारे पास एग्जाम्पल में उन्होंने बताया बर्गसन बाइस, ये क्या होती है, केस एंड कंट्रोल सिलेक्टेड फ्रॉम अ हॉस्पिटल आर लेस हेल्दी एंड हैव डिफरेंट एक्सपोजर। अब देखो, अगर फर्स्ट करो मुझे स्टडी करने को मिली और मैं कहती हूँ अच्छा चलो भाई इस हॉस्पिटल में ही मैं ना मेडिसिन के वार्ड में चली जाती हूँ, वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिगरेट स्मोकर हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिगरेट स्मोकर नहीं है, तो मेरे पास एक केस ग्रुप हो गया, एक कंट्रोल ग्रुप हो गया और मैं इसके ऊपर स्टडी कर लूंगी। लेकिन हाँ, जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आखिर बीमार तो सारे हैं ना, हर एक का रिस्क फैक्टर भी अलग-अलग है। तो वो क्या होगी, वो मेरी बाइस होगी, उसे हम क्या कह रहे हैं, बर्गसन बाइस कह रहे हैं। उसके बाद है एट्रियन बाइस। एट्रियन क्या होती है? वो जो एट्रियन क्या होता है?
एट्रियन में ये होता है कि आप ना लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी केस को फॉलो नहीं कर पाते। अब जितनी भी स्टडीज चलती हैं उसमें क्या होता है कि आपको उसे फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे एट्रियन बाइस में क्या है, पार्टिसिपेंट लॉस्ट हो जाते हैं टू फॉलो अप, मतलब आप उसे फॉलो अप ही नहीं कर पाते, तो जाहिर सी बात है उसका जो प्रोग्नोसिस होगा वो डिफरेंट होगा उस ग्रुप से जो कि हमेशा जिसका आप फॉलो अप कर रहे हो, जिसके साथ साथ स्टडी कर रहे हो। ये है हमारा एट्रियन बाइस। उसके बाद रिकॉल बाइस। रिकॉल बाइस में ये होता है कि लोग आपको सही तरह से हिस्ट्री नहीं दे पाते, जो सब्जेक्ट आपने चूज किए होते हैं स्टडी के लिए वो आपको हिस्ट्री सही तरह से नहीं दे पाते, उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा डिसऑर्डर चल रहा है और उसके मुताबिक आपको क्या बताना चाहिए, उन्हें अवेयरनेस नहीं होती। ठीक है, ये रिकॉल बाइस हो गया। मेजरमेंट बाइस में क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो आपने इकट्ठी की है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए वो आपकी ठीक नहीं है। ये सारी डिफरेंट किस्म की बाइस हैं, ये आती नहीं होती लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या हो रहा है। अच्छा, अब मेन टॉपिक जो है हमारा वो है मीन मीडियन मोड वाला। मीन क्या होता है, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं ना। Sum of values by total number of values. वेरी गुड। सम ऑफ ऑल वैल्यू बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू आप करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास मीन निकल आएगा। मीडियन, मीडियन क्या होता है, वो जो एक सेंटर की वैल्यू होती है, मिडल। हाँ, लेकिन याद रखना जब मीडियन निकालना है तो इससे पहले आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद आपने मीडियन निकालना है। और अगर सेंटर में दो वैल्यूज आ जाएं इकट्ठे तो फिर क्या करेंगे, फिर कौन सा मीडियन चूज करेंगे। फिर उनका मीन निकालते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, दोनों फिर को उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय, ये देखो तो ये लिखा हुआ है, उन्हें ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, फिर जो निकलेगा वो क्या होगा, आपका मीडियन होगा। और जो मोड होता है, मोड का क्या मतलब है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो बार बार आ रही है, मोस्ट कॉमन वैल्यू, वो क्या होगी, आपकी मोड होगी। बस याद रखना है कि इवन सॉरी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसे लिखना है, मीडियन के वर्ड्स को, या तो असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में, उसके बाद आपने मिड वाली वैल्यू चूज करनी होती है। उसके बाद है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब कि मीन से कोई भी चीज कितना अपनी साइड से हट रही है उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। अब फर्ज करो मैं कहती हूँ कि मैंने एक टेस्ट किया जिसके रिजल्ट में ना 0 आंसर आया। ठीक है, अब इस 0 से जितना +1 +2 या पॉजिटिव साइड पे जाए या फिर नेगेटिव साइड पे जाए रिजल्ट, तो वो क्या होगा, उसकी डेविएशन होगी, उतना परसेंटेज में उसकी डेविएशन होगी। मीन क्या है, यही 0। ये है आपकी मेजर ऑफ डिस्पर्शन। स्टैंडर्ड डेविएशन, हाउ मच वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट इन अ सेट ऑफ द वैल्यू अराउंड द मीन ऑफ दीज वैल्यू। अब मैंने कोई रिजल्ट निकाल दिया, फर्ज करो मैंने एच बी कराई अपनी, वो आई 10। अब सेम एच बी मैं 3-4 जगहों से रिपीट कराती हूँ, कहीं पे 9 आती है, कहीं पे 7 आती है, तो वो क्या है, वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। मीन क्या है, मेरे पास 10 है कि ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, इसके आगे पीछे जो भी होगा वो क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जितना भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप पढ़ोगे वो कौन सा होगा, एक तो बेल शेप होगा और दूसरा उसमें मीन, मीडियन और मोड जो है वो इक्वल होंगे। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल कर्व किस चीज का है, किस शेप में है, ये देखो ये बेल शेप में है। ठीक है, बेल शेप कर्व होगा और इसमें टोटल एरिया जो है कवर किया हुआ वो कितना है, 1। ये पूरा एरिया अगर फर्ज करो टोटल है 1, ठीक है, तो इसका मीन क्या होगा, 0। 0 से आगे या तो नेगेटिव में जाएगा या फिर किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो कितना होगी, 1% होगी, मतलब यहाँ से आगे की तरफ कितना जा रहा है। अब यहाँ पे ना कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता ही नहीं है। ये है आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन और ये है थर्ड स्टैंडर्ड। ये देखो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड होगी। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना आ रहा है डेटा, 68% ऑफ द वैल्यू आ रहा है। जो सेकंड डेविएशन है उसमें कितना वैल्यू आ रही है, 95% वैल्यू आ रही है। और जो थर्ड डेविएशन में वैल्यू है वो कितना है, 99.7% वैल्यू। ये है डेविएशन फ्रॉम 0 इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व।
मैम स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर में क्या डिफरेंस होगा? स्टैंडर्ड एरर हम आगे पढ़ते हैं, फिलहाल डेविएशन देख लो। ओके। अच्छा देखो, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि इसमें ना दो कर्व आएंगे, मोड है ना, दो कर्व, ठीक है। अब सजेस्ट टू डिफरेंट पॉपुलेशन मेटाबॉलिक polymorphism such as first vs low acetylated एज एट ऑनसेट ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। उसमें क्या होता है, हॉजकिन लिम्फोमा के दो मतलब ऑनसेट होते हैं, ठीक है। सुसाइड रेट बाय एज के कितना बढ़ता है, छोटे बच्चों में सुसाइड रेट भी होता है, बड़ों में भी होता है, लेकिन बाय द एज कितना सुसाइड रेट होगा वो क्या है, वो बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले होगा, फिर दरमियान वाली एज में कम हो जाता है, उसके बाद फिर इंक्रीज कर जाता है। तो ये क्या है, आपकी बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है पॉजिटिव स्क्यू और नेगेटिव स्क्यू। पॉजिटिव स्क्यू का क्या मतलब है कि टिपिकली मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड होगा। ये एसिमेट्रिकली विद द लॉन्ग टेल ऑन द राइट, मतलब जो ये कर्व है ना आपके राइट साइड पे लॉन्ग टेल बनाएगा, राइट साइड पे, ठीक है। इसमें क्या होगा, मीन ग्रेटर देन मीडियन होगा, दैट इज ग्रेटर देन मोड, और मीन फॉल क्लोजर टू टेल। ये देखो मीन कहाँ पे पड़ा है हमारे पास, क्लोज टू टेल जो है वो क्या है, मीन पड़ा हुआ है। ये सबसे ज्यादा पहले क्या था हमारे पास, कम में मोड, फिर मीडियन, फिर मीन, लेकिन जो मीन है वो कहाँ आ रहा है, आपकी टेल के पास आ रहा है। ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव स्क्यू। जो नेगेटिव स्क्यू होगा उसमें क्या होगा, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, एसिमेट्रिकली विद द लॉन्ग टेल ऑन द लेफ्ट। अगर लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव स्क्रू है, अगर राइट साइड पे है तो पॉजिटिव स्क्यू है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, मतलब जो आपने हाइपोथेसिस बनाया कि फर्ज करो धूप निकलती है तो पौधों ने फूल उठाने हैं वरना नहीं उठाने, ये आपका हाइपोथेसिस है, ठीक है। लेकिन अगर वाकई उस धूप का पौधे के फूल उठाने से कोई ताल्लुक ना हो तो ये क्या होगा, आपका नल हाइपोथेसिस होगा। हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस आर रिलेशनशिप, मतलब उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है जो आपने हाइपोथेसिस बनाया। अब उन्होंने क्या एग्जांपल बनाई है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द डिजीज एंड रिस्क फैक्टर इन द पॉपुलेशन। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं लंग कार्सिनोमा के साथ हूँ और मेरा जो एक्सपोजर है वो क्या है कि मैं लेड खाती हूँ, ठीक है, तो इस इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या होगा, आपका नल हाइपोथेसिस होगा। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस ऑफ द सम डिफरेंस आर रिलेशनशिप, देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन डिजीज एंड रिस्क फैक्टर इन द पॉपुलेशन, मतलब कि कोई ना कोई एसोसिएशन है, वो क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट है पी वैल्यू। पी क्या होती है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग टेस्ट रिजल्ट एट लीस्ट एक्सट्रीम ऑफ दोज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द टेस्ट एंड अज्यूमिंग दैट हाइपोथेसिस जो है आपने जो बनाया वो करेक्ट है, ठीक है। तो फिर जाके आपकी उसकी पी वैल्यू निकलेगी। कॉमनली एक्सपेक्टेड पी वैल्यू कितना होती है, 0.05 या फिर लेस देन 5% ऑफ द रिजल्ट ड्यू टू चांस, चांस की वजह से। मैम पी वैल्यू एक दफा प्लीज रिपीट कर दें। पी वैल्यू का ना मैं उर्दू में 1 मिनट आपको समझाती हूँ। देखो आपने एक टेस्ट किया, उसका जो रिजल्ट आएगा, अभी आपको नहीं पता उसका रिजल्ट क्या आना है। एक दफा पहले आपने उसका टेस्ट किया था, वो आपको एक्सट्रीम लेवल पे उसके रिजल्ट मिले थे, और अब जो आपने टेस्ट किया और उसके इंतजार में हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आपने हाइपोथेसिस एक बनाया हुआ है कि अगर मैंने ये किया है, फर्ज करो मैंने सिगरेट स्मोकिंग की है तो मुझे लंग कैंसर होने के चांसेस हैं। मैंने 3-4 पहले भी ऐसे लोग ऑब्जर्व किए जिन्हें लंग कैंसर होने के चांसेस थे और उन्हें सिगरेट एक्सपोजर था और वाकई उन्हें लंग कैंसर हो गया, ठीक है। अब मैं एक और टेस्ट कर रही हूँ कि मुझे, अगर मैं कर रही हूँ सिगरेट स्मोकिंग तो मैं देख रही हूँ कि क्या मुझे लंग कैंसर होने के चांसेस उतने ही हैं जितने उन लोगों में थे जो मैंने पहले किए हैं। तो अब जितना एक्यूरेट मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, आपकी पी वैल्यू होगी, और उसके चांसेस कितना होते हैं, 0.05% उसके चांस होते हैं कि ये वाकई ऐसा हो सकता है।
अगर तो आपका वो हाइपोथेसिस ठीक है। अभी समझ आई? जी मैम आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल, रेंज ऑफ वैल्यू विद इन विच मीन द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब कि इस वैल्यू में ये पॉपुलेशन इतना फॉल करेगी, तो वो क्या है, उसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब जैसे मैं कहती हूँ कि 100 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, और वो सारे जो है ना सिगरेट स्मोकिंग को एक्सपोज है, मतलब सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, और मैं आइडिया लगाती हूँ कि 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें आगे जाके लंग कैंसर होगा। तो ये क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है कि वाकई 80% जो लोग हैं वो डिजीज फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो उसका क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। नेक्स्ट है मेटा एनालिसिस। मेटा का मतलब ही बता रहा है, मेटा मतलब ज्यादा, बड़ा, ठीक है। तो मेटा में क्या होगा, काफी सारा जो डेटा होगा उसकी हिस्ट्री होगी, वो क्या होगा, मेटा एनालिसिस। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे मेटा एनालिसिस को, डेटा फ्रॉम अ स्मॉलर स्टडी ऑन वन ग्रुप ऑफ द पीपल इज कंबाइंड विद द डेटा टू अ लार्जर स्टडी। ठीक है, छोटी सी स्टडी को एक बहुत बड़ी स्टडी के साथ आपने कर दिया, एनालिसिस में डाल दिया या कंपेयर कर दिया, तो ये क्या है, ये आपका बहुत बड़ा एनालिसिस है, मेटा एनालिसिस है। मेटा मतलब बड़ा, एक लार्ज स्टडी, लार्ज ग्रुप आपने रखा, उसे एक स्मॉल ग्रुप के साथ मिलाया, ये आपका मेटा एनालिसिस है। ये इसकी डेफिनेशन थी। मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट पूल समरी ऑफ डाटा। ठीक है, जैसे मीन, relative risk हो गए for the multiple study for a more precise estimate the size of an effect, also estimate heterogeneity of the effect size between the study। अच्छा, ये ना बहुत मुश्किल करके लिखा हुआ है, सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि अगर data from the smaller study on one group of the people is combined with the data from a larger study, तो इसे आप क्या कहते हो, मेटा एनालिसिस कहते हो। बस यहाँ से ये चीज ना याद रखो। मैम ये कॉन्फिडेंस नेक्स्ट है वाला हमारे कॉन्फिडेंस वाला जो इंटरवल पता नहीं क्या है। कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है? अच्छा, आप ना वाइवा दे के आए हो, डॉक्टर मेमोना बात कर रही है, कौन है? मरियम। कौन, किसने पूछा क्वेश्चन? मैम मैंने पूछा, मरियम, डॉक्टर मरियम। ओके ओके, डॉक्टर मरियम, आप ना एक वो दे के आए हो, वाइवा दे के आए हो। फिर जब आप दे के बाहर निकलते हो ना, आपसे पूछते हैं हाँ मरियम कैसा हुआ वाइवा, आप कहते हो हाँ मैंने टोटल 10 सवाल थे जिसमें से 8 का आंसर ठीक कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा इतना, मतलब मुझे मैम मार्क्स दे देंगी। ये क्या है, ये आपका कॉन्फिडेंस है। आपने कहा मैंने इतना परसेंट जो है आंसर जो है वो ठीक करके आई हूँ, तो हो सकता है मेरे इतने मार्क्स आ जाए। वो क्या है, आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, वो कॉन्फिडेंस है। अगर वो उतना ही आपका रिजल्ट में आ जाता है तो वो क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, अभी समझ आ गई शायद। अब ना यहाँ से देखो, रेंज ऑफ वैल्यू विद इन विच ट्रू मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू फॉल विद अ स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी, मतलब उसके चांसेस भी होने चाहिए। अगर आपका वाइवा अच्छा नहीं हुआ और आप कह रहे हो कि नहीं 90% मुझे मैम मार्क्स दे देंगी, तो वो तो नहीं देंगी ना, वो तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल ना हुआ। अभी समझ आई? हाँ जी मैम, आ गई है। चलो, आगे हमारे पास कॉमन स्टेटिस्टिकल टेस्ट, उसमें सबसे पहले आता है टी टेस्ट है, फिर इनोवा टेस्ट है, फिर है फिशर्स एक्सेक्ट टेस्ट, और फिर काई स्क्वायर। अब टी टेस्ट क्या करता है, मीन ऑफ टू ग्रुप को चेक करता है, चेक डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ द टू ग्रुप। टी इज मेंट फॉर टू, दो लोगों ने बैठ के चाय पीनी है, ठीक है, तो उसे याद रखो, टी टेस्ट टू ग्रुप के लिए। ए नोवा, अब यहाँ पे ना 3 वर्ड है, ए नोवा, एक ए, एक नो, एक वा, ठीक है। तो ये क्या होगा, चेक डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ 3 ग्रुप। इनोवा, इनोवा का मतलब क्या, एनालिसिस ऑफ वेरिएंट्स, तो ये 3 वर्ड है, ठीक है, तो उससे याद रखो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट। इसमें क्या हो रहा है, check difference between two percentages or proportion of the categorical nominal outcome।
कैटेगोरिकल मतलब कैटेगरी के लिहाज से आपने उसे डिवाइड किया हुआ है। नॉमिनल मतलब नॉमिनेशन के लिहाज से कि इतना परसेंट होगी या किसी चीज को नॉमिनेट कर देना, वो कहते हैं नॉमिनल डेटा, ठीक है। यूज इंस्टेड ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट विद द स्मॉल पॉपुलेशन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास काई स्क्वायर। काई स्क्वायर चेक करती है डिफरेंस बिटवीन टू और मोर परसेंटेज और प्रोपोर्शन ऑफ कैटेगोरिकल आउटकम नॉट मीन वैल्यू। अब सी से काई स्क्वायर और सी से कैटेगोरिकल डेटा, अगर वो आए टेस्ट में अक्सर आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के साथ, ठीक है, तो वो भी उसमें काई स्क्वायर होता है, लेकिन वहां पे आपने फिर देखना है कि अगर कैटेगोरिकल डेटा दिया हुआ है तो फिर आपने किसे चूज करना है, काई स्क्वायर में कैटेगोरिकल को चूज करना है। मतलब अगर दोनों ऑप्शन में आए हुए हो, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हो और दूसरा कैटेगोरिकल डेटा भी हो, तो कैटेगोरिकल डेटा इज ग्रेटर देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हालांकि ये काई स्क्वायर किसकी टाइप है, कॉमन स्टैटिस्टिकल टेस्ट की टाइप है, लेकिन अगर दोनों साथ में इकट्ठे दिए हो तो कैटेगोरिकल इज ग्रेटर देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है आपने। और याद रखना ये जो काई स्क्वायर है ना, इसमें आता है हमेशा 2x2 टेबल। बच्चों 22 क्या होता है? गलती मैम। वेरी गुड। गलती या सैंपल एरर को आप क्या कहते हो, 22 कहते हो। 2x2 टेबल किस टेस्ट में बनाएंगे? काई स्क्वायर में। ठीक है, और काई स्क्वायर इज यूज टू मेजर क्या? कैटेगोरियल Categorical. वेरी गुड। कैटेगोरिकल डेटा इज ग्रेटर देन Statistical analysis. एनालिसिस। गुड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय T-test. वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एथिक्स का पोर्शन। इसमें सबसे पहले कोर एथिकल प्रिंसिपल आते हैं, ठीक है। एक में तो आता है आपको कि इसके ना वो बताओ 4 बेसिक पिलर बताओ कि मेडिकल एथिक्स के 4 बेसिक पिलर कौन से हैं, तो वो यही हैं, ऑटोनॉमी और बेनिफिसेंस, नॉन बेनिफिसेंस एंड जस्टिस। अब ऑटोनॉमी क्या होती है? इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपने पेशेंट को देनी है। हॉर्निंग पेशेंट प्रेफरेंस, आपने मतलब अपनी मर्जी नहीं करनी, देखना है कि पेशेंट क्या प्रेफर कर रहा है, ठीक है, तो आपने उसकी मर्जी को अपनी मर्जी बनानी है। उसके बाद है इन्फॉर्म कंसेंट, आपने सारा कुछ बता देना है, भाई आपको ये मसला हो गया हुआ है, अब इसका इलाज ये है, इसके फायदे ये है, नुकसान ये है, अब आप बताओ कि आप क्या करना चाहते हो। ये क्या है, आपकी इन्फॉर्म कंसेंट है। और फिर आपने पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना है। ये तीनों चीजें किस में आती हैं, ऑटोनॉमी में आती हैं। अब यहाँ से पढ़ो। ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट पेशेंट एज इंडिविजुअल, ट्रूथ टेलिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, आपने उसे सच बताना है कि भाई आपको ये हो गया हुआ है, ठीक है, और आपकी अब ये कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी। मतलब जैसे फर्ज करो कोई इस तरह का पेशेंट है, वो कह रहा है कि मुझे, मेरे घर वालों को ना पता चले कि मुझे कैंसर है, तो आपने नहीं बताना कि उसे कैंसर है। टू क्रिएट कंडीशन नेसेसरी फॉर द ऑटोनोमस चॉइस, इन्फॉर्म कंसेंट, कैसे वो चॉइस करेगा, जब आप उसे कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट दोगे, उसे बताओगे ये मसला हो गया है, इसका ये ट्रीटमेंट है और इस ट्रीटमेंट का ये फायदा है और ये नुकसान है। उसके बाद पेशेंट की मर्जी वो आपसे ट्रीटमेंट कराए या ना कराए। उसके बाद क्या है, बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस में क्या है, इसमें आपने देखना है कि पेशेंट के लिए क्या ठीक है, पेशेंट का अपना इंटरेस्ट किस चीज में है और उसके लिए ठीक क्या है, ठीक है, ये है बेनिफिसेंस। एक्टिंग इन पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट इवन इफ इट कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑटोनॉमी। मतलब आपने बेनिफिसेंस में ये देखना है कि पेशेंट के लिए बेहतर क्या है। फिर वो बेशक पेशेंट कहे कि नहीं ये जो है शायद मैं ना कर सकूं, तो फिर आपने उसकी बार बार काउंसलिंग करनी है, नहीं कि ये वाला जो तरीका इलाज है ये आपके लिए बेहतर है, ये उसका बेनिफिसेंस हो गया। physician have a special ethical duty to act in the patient best interest may conflict with the autonomy
एन इन्फॉर्म्ड पेशेंट विद द राइट टू डिसाइड, मतलब राइट पेशेंट के पास है कि उसने डिसाइड करना है कि वो क्या करना चाहता है। व्हाट इज बेस्ट फॉर द सोसाइटी, तो आपने बताना है कि बेस्ट ये है, अब आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। जैसे मैंडेटरी फॉर टीबी ट्रीटमेंट, अब आपने पेशेंट आया टीबी के साथ, आपने उसे बता दिया ये उसका ट्रीटमेंट है और ये उसके नुकसान है अगर आपने ये ट्रीटमेंट लेना है, जैसे साइड इफेक्ट ऑफ एंटी टीबी ड्रग्स हैं, ठीक है, और अगर आप नहीं करोगे तो आपके घर वालों को भी हो जाएगा। अब पेशेंट की मर्जी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने उसे बार बार बताना है। अगर पेशेंट कहता मैंने टीबी की ट्रीटमेंट नहीं लेनी, आपने बताना है कि भाई आपके साथ साथ आपके घर वालों को भी हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट, उसमें क्या आता है, फैसिलिटेटिंग कंफर्ट इज prioritize over the potential side effect, जैसे respiratory depression with the opioid use for the patient receiving end of life care। नेक्स्ट क्या है, नॉन मेलिफिसेंस। नॉन मेलिफिसेंस में क्या है, इसमें सिर्फ आपने हार्म नहीं करना पेशेंट को, अबाउट अवॉइडिंग हार्म, डू नो हार्म but be balanced against the beneficence. If benefit outweigh the risk, a patient may take informed decision to proceed, जैसे सर्जरी हो गई या मेडिसिन फॉल इनटू दिस कैटेगरी, ठीक है। तो आपने पेशेंट की बात की रिस्पेक्ट करनी है और उसी तरह का काम करना है। अब ये नहीं है कि किसी को है क्या कहते हैं इंटेस्टाइन का, कोलन का कैंसर, और अगर उसका पूरा कोलन निकाल दो तो उसमें चांसेस जो बचने के हैं वो बहुत कम है, और पेशेंट कहता है ठीक है आप कर दो, तो फिर उसे बताना है नहीं, अगर आप बगैर ऑपरेट के इतना अच्छी लाइफ गुजार सकते हो मेडिसिन के साथ, तो फिर ऑपरेट कराना जरूरी नहीं है। ये क्या है, आपका नॉन मेलिफिसेंस है। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस में क्या है कि जो आपके सगे मरीज हैं उन्हें ज्यादा फेवर दो और जो सगे नहीं है उन्हें कम दो, ऐसे है? नहीं मैम, सबको इक्वली ट्रीट करना है। हाँ, टू ट्रीट पेशेंट फेयरली एंड इक्विटेबली, सबको इक्वली ट्रीट करना है। अब ये ना इसका वो भी आता है ऐसे ही कि मतलब जैसे ये तरतीब दी हुई है इसके साथ ही आपने लिखना है, तो ए बी एन जे आपने याद रखना है, ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, नॉन बेनिफिसेंस एंड जस्टिस। वैसे ये जो आपकी रफीउल्ला है ना, उसमें पहले बेनिफिसेंस दिया हुआ है और उसके बाद नॉन बेनिफिसेंस दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है इन्फॉर्म कंसेंट। ये तो सबने की होगी, ली भी होगी, सबको पता है। इन्फॉर्म कंसेंट में आपने क्या क्या बताना होता है? मैम पेशेंट की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी होती है और आगे ट्रीटमेंट प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ इन्फॉर्म करना होता है। इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दें पेशेंट को कि आपको ये मसला है? नहीं मैम, ऐसी लैंग्वेज में जो उसको समझ आ सके। वेरी गुड। पहले डिस्क्लोज, फिर ऐसी लैंग्वेज में डिस्क्लोज करना है जो उस पेशेंट के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी, उसमें क्या है, एबिलिटी टू रीजन एंड मेक वंस ऑन डिसीजन, मतलब उसे बता दो कि ये सीन है, ठीक है, और फिर देखो कि उसकी कैपेसिटी भी है कि वो डिसीजन ले भी सकता है कि नहीं। अब जैसे छोटा बच्चा है, आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया, अब वो तो डिसीजन नहीं ले सकता, आपने उसके घर वालों को एक्सप्लेन करना है, उसको देखना है कि उसके घर वाले अब क्या चाह रहे हैं, बच्चे को नहीं देखना फिर, ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ है, कंसेंट ऑफ माइनर, अ माइनर इज जनरली एनी पर्सन लेस देन 18 ईयर ऑफ ओल्ड। पेरेंटल consent law in relation to health care vary by state, तो उसके पेरेंट से अब लेनी है आपने consent। अच्छा हाँ, ब्रेकिंग बैड न्यूज देखो, ब्रेकिंग बैड न्यूज आप कैसे देते हो? कैसे देते हो बच्चों? जल्दी से बताओ। मैम एक कंफर्टेबल सेटिंग होनी चाहिए, ऐसे उड़ते उड़ते नहीं देनी। हम्म, और
और मैम एम्पैथी के साथ देनी है, उनको समझ आनी चाहिए, उनके इमोशंस का भी ख्याल करना है। ठीक है, तो ये भी वैसे एमसीक्यू आता है कि सिंपैथी दिखानी है कि एम्पैथी दिखानी है। तो एम्पैथी दिखानी है, उन्हें कहना है टेक योर टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले सेटिंग सेटिंग ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप आराम से बैठ के उसे सब कुछ डिस्क्राइब कर सको। ठीक है, उसके बाद है परसेप्शन। आपने पहले देखना है कि पेशेंट से पूछना है कि आप कितना अपनी बीमारी के बारे में जानते हो। ठीक है, जब वो आपको बता दे, एक्सप्लेन कर दे, फिर आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस देखनी है कि अच्छा आपको अपनी बीमारी का तो पता है, अब आपका क्या ख्याल है कि कितना परसेंट चांस है कि आप ठीक हो सकते हो इस बीमारी से? ये सवाल। उसके बाद है इनिशिएशन, सॉरी इन्विटेशन। इन्विटेशन में क्या करना है? उसकी पेशेंट से परमिशन लेनी है कि ठीक है, अभी आपने मतलब मुझे बता दिया कि आप इस बीमारी के बारे में इतना जानते हो और ये सारा कुछ। अब फिर आपने बताना है, ठीक है? पेशेंट से पूछना है कि भई अब मैं बताता हूँ आपको कि ये आपको कौन-सी डिज़ीज़ है, या फिर आपने न्यूज़ को डिस्क्लोज़ करना है कि ये है आपको बीमारी और ये उसकी पूरी हिस्ट्री है, ठीक है? उसके बाद है नॉलेज। आपने पूरा जितना आप जानते हैं, और वो ये भी नहीं कि आपको पता है कि इसका जो प्रोग्नोसिस है वो बेटर नहीं है, आप सब कुछ उसे बता दो, लेकिन आपने चंक्स में अपनी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देनी है, और उतना देनी है जितना उस पेशेंट को ज़रूरत है। ये नहीं कि एक डिजीज के ऊपर पूरी बुक लिखी हुई है और आप पूरी बुक पढ़ के सुनाओ, नहीं। थोड़ी-थोड़ी उतनी इन्फॉर्मेशन दो जितनी उस पेशेंट को ज़रूरत है, ताकि वो लग के अपना इलाज करे। उसके बाद है इमोशन। इमोशन आपने अपने कंट्रोल में रखने हैं। पेशेंट की बात सुननी है, उसे एम्पैथी दिखानी है, लेकिन सिम्पैथी नहीं दिखानी। लास्ट में क्या है? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी फिर अब आपने चूज़ करनी है कि अब क्योंकि पेशेंट को पता चल गया है कि उसके साथ क्या-क्या है, अब पेशेंट के साथ मिलके आपने ट्रीटमेंट का ऑप्शन और गोल ऑफ द केयर वो आपने डिसाइड करना है। कैसे याद रखना है? स्पाइक से, SPIKES, स्पाइक्स। सेटिंग, परसेप्शन, इन्विटेशन, नॉलेज, इमोशन और स्ट्रैटेजी। ये प्रिवेंशन के लेवल कौन-कौन से हैं? मैम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। वेरी गुड। प्राइमरी में क्या होता है? मैम डिजीज को प्रिवेंट करना होता है, उसमें मतलब रिस्क फैक्टर्स का ख्याल करना होता है। ठीक है, मतलब मुझे ये बताओ, प्राइमरी प्रिवेंशन में बंदा डिजीज है कि नॉन डिजीज्ड है? नॉन डिजीज्ड है। ठीक है, वेरी गुड। और सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होती है? मैम अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका मुझे कोई एग्जांपल बताओ। मैम अगर किसी को सपोज ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको बहुत अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज करके ट्रीट करना। ठीक है, वेरी गुड। और टर्शरी प्रिवेंशन? मैम अगर उसको डिजीज हो गई है, अब अर्ली डायग्नोज नहीं हो सकता, उसके बाद उसकी जो है वो इजी करना लाइफ। ठीक है, वो हो गई आपकी टर्शरी। आपने उसमें क्या करना है? ऐसी मेजर्स लेनी है जिसकी वजह से उसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को आप कम कर सके। पैप स्मेयर किस में आता है? मैम स्क्रीन प्राइमरी में भी आएगा मेरे ख्याल से, नॉट श्योर मैम। सेकेंडरी प्रिवेंशन की एग्जांपल है पैप स्मेयर, इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। Sum of all value divided by total number of value is known as? मीन। Good. What is happening? Study name? क्रॉस सेक्शनल। Very good. Exposed vs non-exposed to risk factor. Study? कोहार्ट। Very good. Sickness क्या होती है? Define sickness.
मैम फीलिंग अनवेल। वेरी गुड। सेंस ऑफ नॉन बीइंग वेल या फिर फीलिंग अनवेल जो है ये क्या है हमारे पास सिकनेस है। पेलिएटिव केयर क्या होती है, पेलिएटिव ट्रीटमेंट? मैम वो जो एंड में पेशेंट की सफरिंग को कम करना, जैसे उसका पेन वगैरह रिलीव करना, जब कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं बचता तो। वेरी गुड, ये हो गया आपकी पेलिएटिव ट्रीटमेंट। अच्छा दरमियान में ना एक चीज रह गई है, डेटा। नॉमिनल डेटा होता है, ऑर्डिनल डेटा होता है और रेशियो स्केल होता है। तो नॉमिनल डेटा क्या होता है? 1 2 3 मतलब नॉमिनेट कर दिया आपने, जैसे डिजीज है या नहीं है, मैन है या वुमेन है, नॉर्थ है या साउथ है, ब्लैक है या ब्राउन है, ये क्या है? नॉमिनल डाटा। उसके बाद है ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा क्या होता है? ऑर्डिनल डेटा में ऑर्डर वाइज होती है ना, जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन, ये क्या है? ये हमारे पास ऑर्डर वाइज डाटा है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जैसे कोई हैप्पी हो सकता है, कोई अनहैप्पी हो सकता है, कोई वेरी अनहैप्पी हैप्पी हो सकता है, तो ये क्या है? ऑर्डर वाइज है। उसके बाद है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल क्या होती है? रेशियो स्केल में होता है प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल इंटरवल बट आल्सो हैज अ ट्रू जीरो पॉइंट। मतलब दरमियान में जीरो, तो इक्वल इंटरवल, जैसे 1 2 3, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, ये क्या हुआ हमारे पास? इक्वल इंटरवल हुआ। अब कोई आप डिस्टेंस मेजर करते हो, ठीक है, डिस्टेंस आपको पता होगा ना कि ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, 0 से 1 चला जाएगा तो ये 1 मीटर हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अगर लेंथ मेजर करते हो तो उसमें भी ऐसे कि इतना सेंटीमीटर की लेंथ है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? जीरो से, मतलब ट्रू जीरो पॉइंट है उसका। उसके बाद आपकी जो मेजरमेंट है वो क्या बताएगी? रेशियो स्केल बताएगी। जैसे आप कपड़ा लेने जाते हो तो वो जो कपड़े वाले के पास जो स्केल होता है जिसे वो मेजर कर रहा होता है, वो क्या है? वो मेजरिंग स्केल है उसका, रेशियो स्केल, ठीक है। उसके बाद है इंटरवल स्केल। उसमें क्या होता है? इंटरवल बिटवीन द एडजेसेंट वैल्यू, वो क्या है? हमारे पास इंटरवल स्केल है, जैसे फर्स्ट आवर हो गया, सेकंड आवर हो गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि विच टाइप ऑफ डेटा इन एएसए, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट क्लासिफिकेशन इज यूज्ड। ये मेरी बारी पे एमसीक्यू आया हुआ था। तो वो कौन सा यूज करते हैं? ऑर्डिनल डाटा, ऑर्डर वाइज। याद कैसे करना है? ये भूल जाता है। आपने याद रखना है जो अमेरिका स्टेट है वो हम पे ऑर्डर चलाती है। हम पाकिस्तान वाले अपनी मर्जी नहीं करते, वो हम पे ऑर्डर चलाते हैं। तो ऑर्डर चलाने से ऑर्डिनल डाटा याद रखना है, ऐसे वाले यूज करते हैं। ट्रू पॉजिटिव सेंसिटिविटी है या स्पेसिफिसिटी है? मैम सेंसिटिविटी। वेरी गुड। और ट्रू नेगेटिव क्या है? स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, ठीक है। सनाउट जो है वो किस लिए पढ़ा था हमने, सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी? मैम सेंसिटिविटी। पी वैल्यू नॉर्मल कितनी सिग्निफिकेंट होती है? 0.05। यस, इफ लेस देन 0.05।